carbonyls. Okay, Mm-hmm. bonding in metal carbonyls. The homoleptic carbonyls are formed by the most of the transition metal. होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हमने आपको बताया था, याद होगा आपको. Uh-huh. होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बताइए तो क्या थे? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स तो बेसिकली एक बेसिकली एक कंपाउंड जिसका ये चार्ज डिवीजन यूनिफॉर्म होगा. फिर से एक बार बताइए क्या कह रहे हैं आप? एग्जैक्टली याद नहीं है सर. ओके, तो देखिए होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम टाइप के एक ही तरह के क्या होंगे आपके लिगेंड्स होंगे, तो वो था आपका होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, और जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, लिगेंड होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे. ठीक है, तो याद रखेंगे टर्म्स होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये हो गया आपका होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स. क्या होंगे, हैव यानी कि ये कौन कार्बोनाइल्स हैं, तो क्या कहेंगे, हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स. और कार्बोनाइल्स, तो कार्बोनाइल्स कहने का मतलब यहाँ पे जो होगा लिगेंड जो होंगे वो क्या होंगे, कार्बोनाइल्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल्स होंगे. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या कि these carbonyls have simple and well defined structure. मेटल कार्बोनाइल्स की हम बात करते हैं. टेट्रा कार्बोनाइल्स निकेल 0 इज द टेट्राहेड्रल. सेकेंड वन है आपका पेंटा कार्बोनाइल्स 0 इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ये इसका पॉलीहेड्रा स्ट्रक्चर है. ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा. फिर हेक्सा कार्बोनाइल्स क्रोमियम 0 इज द ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, पॉलीहेड्रा स्ट्रक्चर हो. एक सेकंड सर. अब मैं कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं कार्बोनाइल्स के. तो देखिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनाइल्स, जिसमें ये टेट्राहेड्रल है, इनका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोनाइल स्ट्रक्चर है. तो सेंट्रल और जो कार्बोनाइल इस होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बोनाइल्स में जो आ रहे हैं एज ए लिगेंड, तो इनका अरेंजमेंट. एक सेकंड.
कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। Which of the following is the metal carbon? Option C. Option C. Option C is correct. Which of the following has octahedral shape? Option C. Hexacarbonyl chromium is the correct option. Option C. अब हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें हम बात कर रहे हैं कि एग्जांपल ऑफ द सिनर्जिक बॉन्डिंग इंटरेक्शन इन द कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बारे में। तो देखो, पहले मैं बताऊंगा कि सिनर्जिक बॉन्डिंग इंटरेक्शन कैसे कार्बोनाइल कंपाउंड में होते हैं, इनके बारे में। तो हम कहेंगे क्या, द मेटल कार्बन बॉन्ड in the metal carbonyls possesses both S and P character. The metal carbon sigma bond is formed by the donation of a lone pair of electron on the carbonyl carbon into a vacant orbital of the metal. Vacant orbital कहने मतलब d orbital में आपका ये देता है, ठीक है। The metal carbon pi bond is formed by the donation of a pair of the electron formed a filled d orbital of the metal into the vacant anti-bonding orbital मतलब pi star orbital of the carbon monoxide. एक सेकंड। अब मैं इसी में बता रहा हूं आपको इसके बाद, द मेटल टू लिगेंड बॉन्ड क्रिएट ए सिनर्जिक इफेक्ट व्हिच स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन कार्बोनाइल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है। कैसे हो रहे हैं बॉन्ड, तो देखिए, ये है हमारे मेटल और सेंट्रल मेटल, ठीक है, और ये है मेटल कार्बन यानी कि ये है कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कार्बन है यानी कार्बोनाइल कार्बन, इनके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ जो है सो ये अपना लोन पेयर को शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। ये है आपके सिग्मा बॉन्ड, देख रहे हैं, ये मेटल कार्बोनाइल के लोन पेयर की वजह से। अब यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। तो अब ये मेटल के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में, ये क्या करेंगे कि इनके जो वेकेंट एंटी बॉन्डिंग जो पाई स्टार ऑर्बिटल है, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इनके साथ ये अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, जिसकी वजह से क्या बन गया, ये आपका ये पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग। दिस इज द सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये इनका स्ट्रक्चर। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ध्यान दीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, मेटल कार्बोनाइल, ठीक है, के यानी कि सॉरी कार्बोनाइल के कार्बन। और पाई बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है यहाँ पे, तो सेंट्रल मेटल एटम। तो देखिएगा ये बनेगा
Due to, और इसको ही हम लोग कहेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये जो बन रहा है ये मेटल की वजह से बन रहा है, और ये जो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये कार्बन की वजह से हो रहा है। तो क्वेश्चन बार बार आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं कि भाई कि सिग्मा बॉन्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिग्मा बॉन्ड इन द सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन के कंपाउंड के, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन। और पाई बॉन्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये है। सिनर्जिक बॉन्डिंग कहाँ पे होते हैं, तो मेटल कार्बोनाइल में होते हैं। और सिनर्जिक बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या होता है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ऑफ कोर्स मल्टीपल बॉन्ड बन गए ना, तो जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, इस बात को याद रखिए। अब स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि पॉइंट बता रहा हूं, द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन द सॉल्यूशन रेफर टू द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीसीज इन्वॉल्व इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। तो यहां पे मैं बता रहा हूं क्या, कि स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन द सॉल्यूशन, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है सॉल्यूशन में जो होगा, इनकी स्टेबिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो किसके बीच में, क्या कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो क्या कहेंगे, द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीसीज इन्वॉल्व इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब आपका कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर और काउंटर आयन के बीच में जो एसोसिएशन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी स्टेबिलिटी। क्योंकि देखिए कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो तो डिसोसिएट नहीं होंगे, जैसा कि आपने पहले ही देख रखा है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे, ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे तो सॉल्यूशन बनाएगा, और सॉल्यूशन बनाने के दरमियान कॉम्प्लेक्स स्फीयर सेपरेट होंगे, और कौन सेपरेट होगा, आपका काउंटर। ठीक है, तो देखिए इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेटल के साथ कौन एसोसिएट हो रहा है, आपका लिगेंड। ठीक है, तो मेटल M फॉर मेटल, L फॉर लिगेंड, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और मेटल लिगेंड कंपाउंड बन रहे हैं, और ये इक्विलिब्रियम का साइन है। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करते हैं, और हमने आपको बताया भी है क्या, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग कह देते हैं Ka1। फर्स्ट इक्वेशन के लिए Ka1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे ml है। ठीक है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपको बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन को। ठीक है, ये जो ब्रैकेट, तो ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है ना, ये ब्रैकेट ये कर दिया, तो ये क्या है आपका, ये कंसंट्रेशन है। मेटल लिगेंड का कंसंट्रेशन अपॉन मेटल का कंसंट्रेशन अपॉन लिगेंड का कंसंट्रेशन, क्योंकि ये L फॉर लिगेंड है, याद रखिएगा, लिगेंड, और ये M फॉर सेंट्रल मेटल एटम। तो ये इन दोनों का ये हो गया, ये प्रोडक्ट है और ये दोनों आपके रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये आ गया अपॉन इन दोनों का जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इनका जो रेशियो होगा ये हो गया हमारा क्या, इक्विलिब्रियम कोण। Ka1 को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये पहले इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए थी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड के केस में, तो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये Ka2 हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब Ml2 का कंसंट्रेशन अपॉन Ml। अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट जब ये बन गया, तो इसके सिचुएशन में ये अब रिएक्टेंट है। फर्स्ट का जो प्रोडक्ट होगा इक्वेशन का, ये सेकंड के केस में रिएक्टेंट होगा, इसमें एक और लिगेंड आ गया,
ठीक है, क्योंकि एक साथ जो ML4 जो बन रहा है वो एट ए टाइम एक साथ चारों लिगेंड नहीं बनेगा, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बन रहा है। तो इसके लिए Ka2 हो गया। उसी तरह से थर्ड सिचुएशन के लिए क्या हो गया, ये K3 के लिए हम लोग क्या कहेंगे, ML3 अपॉन ML2 का कंसंट्रेशन इनटू L4 लिगेंड का कंसंट्रेशन। और फाइनली ये हो गया थर्ड इक्वेशन, और ये फाइनली फोर्थ जो है रिएक्शन के लिए क्या होगा, Ka4। तो Ka4 क्या हो गया हमारा, ML2 अपॉन का कंसंट्रेशन अपॉन ML3 का कंसंट्रेशन इनटू लिगेंड का कंसंट्रेशन। ये तो हो गया हमारा फाइनल Ka यानी कि K4 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएंगे, क्या फाइनली ये जो हमें मिला K1 K2 K3 K4, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट है। लेकिन कैसा कांस्टेंट है ये हमारा, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, वेयर K1 K2 K3 K4 एक्सेट्रा आर द स्टेप वाइज, ये स्टेप बाय स्टेप बन रहा है ना ये कंपाउंड, तो स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ओवरऑल कांस्टेंट क्या होगा, तो ओवरऑल फाइनल अब इनका इक्वेशन अगर हम वन स्टेप में लिखें तो क्या हो रहा है, द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज रिटन एज, एक मेटल है उसके साथ 4 लिगेंड है, तो ML4 हो गया। तो इसका फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, ML4 का कंसंट्रेशन अपॉन M का मेटल का कंसंट्रेशन अपॉन 4 लिगेंड। तो जो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ये आपको पहले से पता है, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है कि ये जो स्टोइचियोमेट्रिक 4 है वही यहाँ पे पावर बन जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा ये। अब B4 जो हुआ, ये क्या हुआ, ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं B से। ठीक है, तो B और K1 K2 K3 K4 के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो देखिए इसका K1 K2 K3 K4 एंड B4 के बीच में क्या रिलेशन है। एक सेकंड क्या लिख रहा हूँ, हाँ लिख लीजिए। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द रिलेशन बिटवीन द स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज। अब यहाँ पे जैसे कि हमने अभी आपको बताया था K1 K2 K3 ये जो थे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट थे। ठीक है, और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बीटा n, मतलब अगर n स्टेप में कोई रिएक्शन हो रहा है तो, ठीक है, उन सब का रिलेशन हम लोग बात के लिए बात करेंगे, बीटा n इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 एंड Kn। सो हम इस तरह से जितने भी स्टेप होंगे सबका स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई जो होगा वो होगा आपका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के इक्विवेलेंट यानी इक्वल। तो कहेंगे क्या कि द instability constant or the dissociation constant of the coordination compound is defined as the reciprocal of the formation constant। तो ये तो है हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट का। तो 1 बाय बीटा n को हम लोग क्या कहेंगे, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल, ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो गया आपका। बीटा n इज द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 बाय बीटा n। रिमेंबर इट। अब कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। What type of the bond are present in the metal carbonides? ऑप्शन डी। Option D, both sigma bond and pi bond are correct. Okay. अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एंड एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सबसे पहली बात हम ये कहेंगे क्या कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फाइंड यूज इन द मेनी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। ठीक है, द फैमिलियर कलर reaction given by the metal ions with the number of the ligand as a result of the formation of coordination entities from the basis for their direction and estimation by the classical and instrumental method of the analysis. For example of the such reagent include EDTA, जिसको हम लोग इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट कहते थे, DMG, ठीक है, अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नेप्थेनॉल, क्यूप्रॉन एटसेट्रा। एक सेकंड। Hardness of water is estimated by simple titration with the disodium ethylene diamine tetraacetate EDTA, कैल्शियम आयन, यानी कि ये जो सॉल्ट जो होते हैं आपके कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए, जो आपको पहले से पता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, द कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद द EDTA, क्योंकि यहाँ पे ये जो सोडियम जो होगा, जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम के क्लोराइड या सल्फेट जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके हार्डनेस के लिए, तो सोडियम उनके साथ कंबाइन करेगा सल्फेट के साथ या क्लोराइड के साथ। ठीक है, और कैल्शियम जो आयंस जो फ्री हुए हैं, ये इसके EDTA के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। और जैसे ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देगा तो पता है कि ये दोबारा से ये आयोनाइज होगा नहीं, जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट होगा, फिर हम उसको फिल्टर आउट करके सेपरेट करते हैं। इस तरह से हम हार्ड वाटर को जो है सो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैंने उसकी हार्डनेस को रिमूव करते हैं। ठीक है, द सेलेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ दीज आयंस कैन बी डन ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो estimation of these ions can be done due to the difference in the stability constant, अभी हम लोगों ने देखा था ना बीटा। ठीक है, stability constant of the calcium and magnesium complexes। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होंगे इनकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट लेस होगी, और इनकी स्टेबिलिटी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा EDTA के साथ, इनकी स्टेबिलिटी जो होगी कांस्टेंट का वैल्यू मोर होगा, मतलब ये मोर स्टेबल होंगे, तो ये सेपरेट आउट यानी कि डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग जो है क्या करेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं। ठीक है, ओके, एक सेकंड। देखिए, some important extraction process of the metal like those of the silver and gold make use for the complex formation। तो देखिए, जो मेटल हैं जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे जो नोबल मेटल लाइक जो है, जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं, ठीक है, इनका एक्सट्रैक्शन जो है सो हम लोग थर्माइट प्रोसेस या साइनाइट प्रोसेस के थ्रू करते हैं, जिसमें होता क्या है कि आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसमें भी इनका एप्लीकेशन होता है। तो यहीं पे कहेंगे क्या, फॉर एग्जांपल गोल्ड कंबाइंड विद द साइनाइड, जिसको अभी हमने कहा ना कि साइनाइड प्रोसेस के थ्रू हम लोग करते हैं। साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ठीक है, ये देखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटीज बनाया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कॉम्प्लेक्स बनाया इन द एक्वस सॉल्यूशन। गोल्ड कैन बी सेपरेट इन द मेटालिक फॉर्म from this solution by the addition of the zinc। अब इससे हमें गोल्ड को सेपरेट करना होगा, तो इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, मेटालिक जिंक के साथ करेंगे, और यानी कि जिंक के साथ करते हैं। तो जिंक यहाँ पे जो है सो इसको गोल्ड को सेपरेट करेगा, और आपको एटॉमिक फॉर्म में या मेटालिक फॉर्म में जो है सो गोल्ड आपको अपीयर होते मिलते हैं।
एक सेकंड। सिमिलरली गोल्ड के बाद अगर हम बात करें, प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल कैन बी अचीव्ड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द subsequent decomposition of their coordination compound. For example, impure nickel is converted into nickel tetracarbonyl, ठीक है, which is decomposed to yield the pure nickel. आपको याद होगा हम लोगों ने वॉन आर्केल मेथड किया था किसमें, तो मेटलर्जी के यानी कि रिफाइनिंग प्रोसेस में, ठीक है, जिसमें से हम लोग इसमें हमने निकेल के लिए बात करी थी क्या कि निकेल को जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के एनवायरनमेंट में हीट करते हैं तो वो क्या देता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाता है, निकेल टेट्राकार्बोनाइल बना देता है, फिर ये वेपराइज हो जाता है, फिर इसको कंडेंस करके स्ट्रांगली हीट करते हैं तो प्योर निकेल बनता है ना। तो ये किसमें होता था, मॉन्स प्रोसेस, ठीक है, दो मेथड थे, जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज करते थे वॉन आर्केल मेथड, और मॉन्स प्रोसेस यूज करते थे निकेल के लिए, ठीक है, तो ये मॉन्स प्रोसेस में हम लोग काम करते थे, तो इनको याद रखिएगा। आपसे बराबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी जाता है क्या कि मॉन्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ या रिफाइनिंग फॉर, तो इनके लिए यूज करते थे, निकेल के लिए स्पेशली यूज करते थे, प्योर निकेल बनाने के लिए यूज करते थे मॉन्स प्रोसेस, तो उसको याद रखिए, स्पेशली फॉर निकेल ही यूज करते हैं, इम्प्योर निकेल से ये होता है। तो ये मॉन्स प्रोसेस क्या था आपका, वेपर फेज रिफाइनिंग था आपका, जिसमें हम लोग तो मॉन्स प्रोसेस यूज करते थे, और ये था रिफाइनिंग प्रोसेस। Coordination compound are great importance in the biological system, ठीक है, the pigment responsible for the photosynthesis is the chlorophyll and is a coordination compound of the magnesium। जैसा कि मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बनवाया था आपको, क्लोरोफिल का बताया भी था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कैसे होता है, इसके सेंटर में क्या थे आपके मैग्नीशियम एटम थे जो एज ए सेंटर मेटल एटम के जैसे बिहेव कर रहा था। सिमिलरली मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था, इट इज द रेड पिगमेंट ऑफ द ब्लड व्हिच एक्ट as the oxygen carrier in the coordination compound of the iron, is a coordination compound of the iron। तो बेसिकली आपको इन दो बातों पे ध्यान रखना है। ये तो स्ट्रक्चर वगैरह तो मैंने बताया था कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्लोरोफिल, ठीक है, ये जो क्लोरोफिल है इसमें कौन से होते हैं, तो मैग्नीशियम एज ए सेंट्रल मेटल एटम यूज होता है, और ये मैग्नीशियम इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं किसके, मैग्नीशियम के। और सिमिलरली हीमोग्लोबिन में जो है सो क्या कौन सा होगा, आयरन एज ए सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन कैरियर के जैसा बिहेव करेगा, तो इस बात को जरूरी है। देखिए विटामिन B12 जिसका नाम हमने कहा था साइनोकोबालामाइन, केमिकल नाम है, ठीक है, द एंटीप्रेनियस एनीमिया फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द कोबाल्ट। तो ये जो है साइनोकोबालामाइन कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसकी डिफिशियंसी से परनीशियस एनीमिया होता है, दैट्स वाई हम लोग विटामिन B12 लेते हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर, ठीक है। Among the other compound of the biological importance with the coordinated metal ions are the enzyme like carboxypeptide A and carbonic anhydrase
ये सारी क्या है आपके इंजाइम्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मेटल आयन के, ठीक है। और इसका भी अपना आपको पता ही है कि इंजाइम जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, जस्ट लाइक कैटलिस्ट, ठीक है। तो इनको भी याद रखना है आपको। एक तो हो गया आपका विटामिन B12, इस ये कंपाउंड होते कोबाल्ट के, ठीक है। और इनकी डिफिशियंसी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर। और ये इंजाइम जो है आपके, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं मेटल के साथ, ये हो गया हमारा क्या, कार्बोक्सी पेप्टाइड ए एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एज वर्ड लगा है ना, तो आपको पता ही, हमने बताया था कि इंजाइम के लिए जो आपका क्या होता है, सफिक्स होता है, वो एज आता है, ठीक है। इसलिए देखिए ये है आपके इंजाइम। एक सेकंड। तो देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट फॉर द मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल रोडियम कॉम्प्लेक्स। रोडियम जो है आपका यही फिर से ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। ट्राइफिनाइल रोडियम क्लोराइड यहाँ पे है, ठीक है। तो ए विलियमसन कैटलिस्ट, इसका नाम क्या हो गया, रोडियम कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया विलियमसन कैटलिस्ट, इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ द एल्कीन। तो अल्कीन से एल्केन बनाने में हम लोग इनका यूज करते हैं। ये हो गया आपका विलियमसन कैटलिस्ट का यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड with the silver and gold more smoothly and even form solution of the complex, ठीक है। इसे सिल्वर का ये कॉम्प्लेक्स बनाया और साइनाइड का, और ये गोल्ड का आपका कॉम्प्लेक्स बनाया, देन फॉर्म ए सॉल्यूशन ऑफ द सिंपल मेटल आयन। तो यहाँ पे विलियमसन से ये विलियमसन कैटलिस्ट को याद रखिएगा, ठीक है, जो किसके लिए यूज होता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ द एल्कीन के लिए यूज होता है, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन के लिए, और इससे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोप्लेटेड सिल्वर एंड गोल्ड जो मोर स्मूथली सॉल्यूशन यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ये और ये होगा, ठीक है, फॉर्म द सिंपल मेटल आयन सॉल्यूशन। इनको भी याद रखें। एक सेकंड। In black and white photography, the developed film is fixed by the washing with hypo solution, ठीक है, which dissolve the undecomposed silver bromide to form a complex ion, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है कैसे, तो देखिए ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ये हाइपो Na2H2O3 को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपो, इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है आपका, ठीक है। अब प्लस NaBr एज ए प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात को गौर कीजिएगा कि ये किसके साथ, किसमें वॉशिंग करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में डेवलप फिल्म को डेवलप करने के लिए हाइपो सॉल्यूशन। तो दिस इज द हाइपो सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके हो गए आपके हाइपो सॉल्यूशन। Na2H2O3 हाइपो का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स जब सॉल्यूशन में आयोनाइज होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 Na है आपके, Na प्लस ये 3 सेपरेट होकर के ये आयोनाइज होकर के क्या बनाएगा, क्योंकि ये तो काउंटर आयन बना है, तो ये होगा आपका 3Na प्लस प्लस ये कॉम्प्लेक्स
आपके बन रहे हैं AgH2O3 का होल ट्वाइस 3 माइनस। तो ये देखिए, ये जो आपके कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुए हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं आपको फिल्म को फिक्स करने के लिए। ठीक है, ये कंपाउंड बना था। और ये सिल्वर ब्रोमाइड एज ए, सोडियम ब्रोमाइड एज ए प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म हो गया। फिर मैं कह रहा हूं यहाँ पे क्या कि देयर इज द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द यूज ऑफ द सिलेट थेरेपी इन द मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो सिलेट थेरेपी आपको मैंने सिलेट रिंग बताया था ना कि बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। सिलेशन की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सिलेट थेरेपी। सिलेट थेरेपी क्या होता है, जैसे कीमोथेरेपी होता है ना कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, उसी टाइप का यहाँ पे होता है सिलेट थेरेपी। जो किसमें यूज होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज के लिए यूज करते हैं। इनको याद रखिएगा, चिलेशन से चिलेट आया, इस वर्ड को याद रखिएगा। इसके बाद बेटा यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको कि an example of the treatment of the problem caused by the presence of the metal in the toxic proportions in the plant and animal system। तो ये है एन एग्जाम्पल, ये जो चिलेट थेरेपी है ये किसके लिए है, तो ट्रीटमेंट फॉर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द मेटल इन द टॉक्सिक प्रोपोर्शंस इन द प्लांट एंड एनिमल। तो मेटल जो एक्सेस में मेटल जो प्रेजेंट होते हैं एज ए टॉक्सिक, जैसे कि आपका हो गया कि लेड पॉइजनिंग वगैरह जो होते हैं आपके, ठीक है। तो इन सब के सिचुएशन में ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिलेट थेरेपी। क्योंकि आपको पता है कि ये जो लिगेंड जब जाएंगे चिलेशन की वजह से, ये जो आपके पॉइजन मेटल होंगे, इनके साथ क्या बनाएगा, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो पहले क्या कराएंगे, सिलेट थेरेपी के थ्रू लिगेंड ऐसा प्रोवाइड कराएंगे जो लिगेंड जो होगा, यानी बाइडेंटेट लिगेंड जो होगा, इस मेटल जो पॉइजन मेटल है इनके साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, और इस जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर इसको हम लोग जो है तो क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं एज ओके। यस सर। Thus, excess of the copper and ions are removed by chelating ligand, जैसे डी पेनिसिलामाइन, ठीक है, पेनिसिलामाइन एंड डी डिसफेरोक्सामाइन बी भाया द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, सिलेट थेरेपी के थ्रू जब एक्सेस में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेड हो सकता है या फिर कॉपर हो सकता है, इन सब की वजह से जो पॉइजनिंग इफेक्ट होंगे, तो इनको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे बॉडी से। तो क्या कहेंगे, एक्सेस ऑफ द कॉपर या आयरन आर रिमूव्ड बाय चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड मैंने आपको पहले डिस्कस कर रखा है, क्या था कि बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होंगे जो क्या बनाएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, इरिटिए वगैरह थे आपके, थाइलिन थे, ठीक है। तो ये सारे जो थे, तो ये जैसे इनके साथ बनाएगा तो क्या, यानी कि चिलेटिंग लिगेंड जैसे डी पेनिसिलामाइन, ठीक है, और डिसफेरोक्सामाइन बी जो है, सो इसको हम लोग कहेंगे भाया द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, तो इसकी तरह से जो है हम इसके सिलेट थेरेपी के थ्रू हम लोग जो है इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग कौन सा स्पेशली लिगेंड यूज करते हैं इनको रिमूव करने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए बेटा हम लोग यूज करेंगे ईडीटीए। ठीक है, तो कहेंगे क्या, ईडीटीए यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द लेड पॉइजनिंग। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लेड पॉइजनिंग के लिए हम लोग ईडीटीए यूज करते थे, स्पेशली इनको याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, कि कई बार आए हुए क्वेश्चंस भी हैं ये कि भाई कि लेड पॉइजनिंग के लिए कौन सा मेटल का यूज, यानी कि कौन सा लिगेंड यूज करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, तो ईडीटीए।
ईडीटीए का स्ट्रक्चर भी पूछा गया है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पूरा नाम भी पूछे जाते हैं, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेट हाँ याद रखिएगा। सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द प्लेटिनम इज इफेक्टिवली इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर, ठीक है। तो सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी प्लेटिनम का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो यूज होता है किसके लिए, तो ट्यूमर के ग्रोथ को रोकने के लिए, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर। दैट मींस कि हम लोग ये भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली क्या कि प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होंगे वो यूज करते हैं ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ट्यूमर क्या होता है कि आउट ग्रोथ बॉडी में जो होता है, ठीक है, और इनका जो है सो ट्यूमरस सेल कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके कैंसर वगैरह का रूप होता है, यानी कि रोल होता है, में होता है कि फॉर्म में होता है। तो इसको हम लोग कैसे इसके ग्रोथ को कैसे, यानी कि इसको ट्यूमर को के ग्रो को, जैसे ब्रेन ट्यूमर वगैरह होता है तो उसके ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द प्लेटिनम, ठीक है। इसी का एग्जांपल मैं बताऊं अगर आपको, तो इसी में हम लोग क्या कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिस्प्लेटिन एंड रिलेटेड टू सिस्प्लेटिन एंड रिलेटेड कंपाउंड जो होता है, हम ट्यूमर के ग्रोथ को यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो नाम ही होगा प्लेटिनम के कंपाउंड, कौन से कंपाउंड, तो याद रखेंगे, एक ये आपके टेक्स्ट बुक में भी इंक्लूड है, क्या है, सिस्प्लेटिन। एंड इसी से रिलेटेड जो कंपाउंड होंगे उनको यूज करते हैं टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर, इनहिबिट द ट्यूमर के लिए हम लोग इन कंपाउंड का, इसका और इनका यूज कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं आगे बता रहा हूं आपको क्या, कि इट इज यूज्ड इन मेनी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस, ठीक है। मतलब टाइट्रेशन के थ्रू अननोन सॉल्ट के कंसंट्रेशन यानी कि कंपाउंड को एस्टिमेट करने का हो, चाहे उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने की बात हो, ठीक है, या सब्सटेंस को फाइंड आउट पता लगाने के बारे में हो, तो इनका हम लोग यूज करते हैं। दूसरा जो है मैं यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ, और अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी आपसे, क्या कि हार्डनेस ऑफ द वाटर, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए, इज एस्टिमेटेड बाय द सिंपल टाइट्रेशन विद द सोडियम Na2 EDTA के थ्रू, ठीक है। कैसे होता था, तो हमने बताया था कि भाई कि इनकी जो है सो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होगी वो लेस होगी एज कंपेयर टू जो सोडियम यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ जो EDTA कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई इनको जब इंट्रोड्यूस करेंगे हार्ड वाटर में, ये डिकम्पोज होकर के किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ EDTA कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई उनके जो सॉल्ट होंगे यानी कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे। इस तरह से हम लोग Na2 EDTA का यूज करते हैं, क्या, एस्टिमेशन ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर की। तो याद रखिएगा बाय द सिंपल टाइट्रेशन, तो इस कंपाउंड को भी जरूर याद रखिएगा। और इसके पीछे का रीजन क्या था, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी फिर से मैं एक बार चर्चा कर देता हूं कि इनकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट वीक होगी, ठीक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगी, वीक होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, ये डिकम्पोज होंगे और एज कंपेयर टू मैग्नीशियम EDTA के साथ, मैग्नीशियम के साथ या फिर कैल्शियम के EDTA के साथ। नेक्स्ट हमारा इसी में मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ द मेटल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड मेक यूज ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो देखिए ये भी एप्लीकेशन हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि साइनाइड प्रोसेस यूज करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द
किसके साथ, सिल्वर और गोल्ड के लिए। सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए पहले इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर उसका जो है सो रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, तो जिंक के साथ। इनके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और ये कॉम्प्लेक्स जो को हम लोग हीट करेंगे, यानी जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स करते हैं, जिसकी वजह से आपको प्योर जो है सो सिल्वर एंड गोल्ड आपको मिलते हैं, फॉर्म होते हैं। एक सेकंड। Purification of the metal can be achieved through the formation of subsequent decomposition of their coordination compound। ठीक है, तो मेटल प्यूरिफिकेशन में भी हम लोग इनका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको याद होगा, हमने मॉन्स प्रोसेस की बात करी। मॉन्स प्रोसेस में पहले क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, यही करते थे ना। कोई जो इम्प्योर आपके निकेल है उसको हम लोग हीट करते थे मेटल कार्बोनाइल यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो वो क्या देता था, फॉर्मेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट कंपाउंड होता था, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन, फिर उसको हाई टेम्परेचर पे लगभग 800 केल्विन टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके जो निकेल टेट्राकार्बोनाइल का जो वेपर होता है उसको हीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो निकेल को वो निकेल डिकम्पोज हो जाता है, निकेल कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होता है। तो ये भी तरीका था। नेक्स्ट हमने आपको बताया, मैं बता रहा हूं यहाँ पे, कि द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस दैट इज द क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द मैग्नीशियम, ये भी मैंने बताया था आपको। फिर क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट फॉर द मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है क्लोरोफिल के लिए, और एज ए कैटलिस्ट भी इनका यूज करते हैं। एक सेकंड सर। अब कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, ठीक है बेटा। Which one of the following metal is removed through the EDTA? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी EDTA के थ्रू नहीं यूज करते बेटा। ये तो वो था आपका जो हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए हम लोग यूज करते थे। ठीक है, जो मैग्नीशियम के सॉल्ट और कैल्शियम के सॉल्ट फॉर्म होते थे, उसमें Na2EDTA का कॉम्प्लेक्स यूज करते थे। ठीक है, जिसमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वजह से होता है। लेकिन EDTA जो होता है आपका चिलेट थेरेपी के थ्रू, अभी हमने आपको बताया था ना कि लेड पॉइजनिंग के लिए बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, लेड पॉइजनिंग। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाएंगे। तो EDTA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेड पॉइजनिंग। दैट मीन्स इसमें करते क्या है कि भाई आप इसमें करना कुछ भी नहीं है कि लेड पॉइजनिंग को रिमूव करना है EDTA लिगेंड के थ्रू। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है, इसका आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या इसके आंसर होने चाहिए। एक सेकंड सर, 2 मिनट का टाइम लीजिए और इसको आप जो है इसको एक बार पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हाँ ठीक है बेटा, हो गए आपके? हाँ सर। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको क्या करता हूँ कि यहाँ पे उसके आंसर्स को मैं शो करता हूँ, दिखाता हूँ। ठीक है, फिर एक बार आप क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है, और फिर हमें बताइए कि किसमें आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, कि पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, और ये पांचवें और ये छठे का आंसर है। ठीक है, तो एक बार अब आप
क्रॉस चेक कीजिए, जिसमें लग रहा है कि मुश्किल है या जो रॉन्ग हो रहे हैं बताइए, मैं उसको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि क्यों, कैसे और किस वजह से हुआ है। एक सेकंड। आप लास्ट लास्ट दो समझ सकते हैं? लास्ट 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 टू, लास्ट टू। ओके। हाँ, पहले चार ठीक है। तो देखिए आपका प्रॉब्लम है ई एंड एफ, इनमें ना, है ना बेटा? आप अपना आंसर बताइए, क्या आपने लिखा था? आप अपना आंसर बताइए पहले, फिर उसी को मैं पीटी पीटी Cl2 En2NO3 और ब्रैकेट्स के साथ। EN2 हाँ, NO3। ब्रैकेट के अंदर ही था। NO3 ब्रैकेट के बाहर होगा। NO2 यही आपने लिखा था। हाँ, NO3। ये अच्छा, NO3 लिखा था आपने, हम्म। ओके। और इसका क्या लिखा था? Fe फिर FeCN6। एंड FeCN का होल 6, फिर होल माइनस। होल माइनस, ये लिखा था। हाँ। तो देखिए यहां पे कह रहा है क्या, पहले हम ई वाले पार्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है कि डाइक्लोरो, डाइक्लोरो का मतलब दो क्लोरीन, आपने भी लिखा है, इन्होंने भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद हाँ। बिस, क्योंकि बाई के लिए आया ना, क्योंकि ये इथाइलिन डाइमीन डाई आया, इसलिए ये बिस बन गया आपका। इसीलिए क्या होगा, ईएन का होल ट्वाइस, ईएन का होल ट्वाइस आपने भी दिया है, ठीक है। फिर क्या है, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है। तो ये देखिए प्लेटिनम है, हाँ। ठीक है। इसको प्लेटिनम पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4 है, ठीक है। तो 4 करने के लिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट जो होता है आपका वो क्या होता है, NO3 माइनस होता है ना, NO3 माइनस होता है, सिंगल चार्ज होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसको इस तरह से थोड़ा हम कैलकुलेट करते हैं, काउंटर आयन कैसे डिसाइड करेंगे इस बात को समझिएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें 4 दिया हुआ है, 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू -1, ठीक है बेटा। हाँ। फिर ये तो न्यूट्रल लिगेंड है ना, प्लस में 2 इंटू इथाइलिन डाइमीन पे 0 चार्ज होता है, 0 इक्वल टू ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर में क्या है, कोई चार्ज नहीं, आयन नहीं लगा हुआ है, मतलब 0 हो गया, ठीक है। यस सर। तो अब यहां पे देखिए कि 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू 0, तो इधर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 के लिए यहां पे 2 पॉजिटिव के लिए, अब 0 बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, इधर निगेटिव करेंगे ना, हाँ। 2 निगेटिव आएगा तभी तो। इस साइड अगर 2 निगेटिव, यानी कि इधर 0 करने के लिए यहाँ पे 2 निगेटिव की जरूरत है, तो 2 निगेटिव कहां से आएगा, तो काउंटर आयन इसको बैलेंस करेगा। तो दूसरा काउंटर आयन में तो यहाँ पे यूज हो रहा है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का कितना ये लेना पड़ेगा आपको, आयन लेना पड़ेगा, तो 2 लेंगे। 2 काउंटर आयन जब ले लेंगे तो देखिए ये -2 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। या नहीं तो इसको ऐसे भी कह लीजिए, यहाँ पे काउंटर आयन के लिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं प्लस में x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी प्लस एक्स, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो गया। यस सर। ओके। तो x का लास्ट वैल्यू वाला। -2 होना चाहिए, तो -2 के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 2 आया। आते हैं अब इसके वाले पे, ये वाला क्लियर है आपको, हटाओ इसको। यस सर, क्लियर है। चलिए अब मैं आता हूं इनके वाले पे, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं।
चलिए अब मैं आप बात करता हूं यहाँ पे इनकी। यहाँ पे कह रहा है क्या कि आयरन 3, आयरन 3, तो आयरन 3 है, ठीक है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। फिर क्या कह रहा है, हेक्सासाइनो, 6 क्लोरीन आ गया, 6 CN आ गया, ठीक है। हेक्सासाइनो फेरेट 2, मतलब इस पे कितने चार्ज है, 2 है, ठीक है, फेरेट 2, बस ये है। और यहाँ पे तो 0 होगा बेटा, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं होगा, है ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चार्ज नहीं होना चाहिए, तो कोई यहाँ पे नहीं है। अब इनको काउंटर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका +2 आया, ठीक है, और सॉरी +3 है इसकी। और यहाँ पे जब इन दोनों को करते हैं ओवरऑल, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो देखिए इसका 2, अगर इस कॉम्प्लेक्स की इतनी की बात करते हैं अगर हम, तो आयरन पे 2 है, और ये +6 × -1 इक्वल टू 0। अगर हमें सिर्फ इस आयन की बात करें, इस कॉम्प्लेक्स स्पेयर की, तो और इसके चार्ज के लिए, या हम लोग इसको x कंसीडर कर लेते हैं, ऊपर में कितना चार्ज होना चाहिए, x, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के -4, x का वैल्यू क्या होगा, -4, यस सर। कॉम्प्लेक्स के ऊपर में -4 आया, ठीक है, और यहाँ पे +3। अब इस दोनों आयन की वजह से जो न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे तो क्या होता है, तो रूल आपको बचपन से पढ़ते आए हैं क्या, कि यहाँ का चार्ज उठ के यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ का चार्ज उठ के यहाँ पे आएगा, आएगा ना, तो फाइनल कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, यस सर। 4 Fe4, क्योंकि यहाँ वाला चार्ज यहाँ पे आ गया, और फिर ये FeCN का होल 6, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स स्पेयर बंद, और यहाँ का चार्ज उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, देखिए यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 4। अब इसमें कोई परेशानी है तो बताइए आप हमें। नहीं, एक सेकंड रुकिए। तो यहाँ पे आपको IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको लिखने हैं, ठीक है, एक बार इसको जल्दी से लिखिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, अब एक बार क्रॉस चेक कीजिए और फिर बताइए कि किसमें परेशानी है आपको, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कीजिए, जिसमें प्रॉब्लम लग रही है। एक सेकंड सर। यस सर, ज़्यादा ठीक है, कुछ एकदम स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था, लेकिन और उसकी ठीक है, सिवाय ठीक है। दिक्कत नहीं ना, नहीं सर। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपका 5.9 BM दिया हुआ है, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन, प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है बेटा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्योमेट्री, ये मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए,
अदरवाइज मैं बताता हूँ आपको। एक सेकंड। तो देखो बेटा, सिंपल सा है कि आपको पता है यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको क्या कि टेट्रा ब्रोमो मैग्नी मैग्नेट 2 आयन जो है आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या, इसमें क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया हुआ है आपका, तो कोऑर्डिनेशन हाँ नंबर हाँ 4 हाँ। है ना। हम्म। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि यहाँ पे ये 4 लिगेंड है, ठीक है 4 है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले के लिए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में आपको हमने बताया था क्या कि 2 तरह का शेप हो सकता है, या तो टेट्राहेड्रल होगा, याद होगा, या फिर एक स्क्वायर प्लेट। हाँ। अगर टेट्राहेड्रल होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है। और एक स्क्वायर प्लेनर होगा तो उसका क्या हो जाएगा आपका dsp2 होगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यही हमने बताया है ना, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे क्या कि मैग्नेटिक मोमेंट हमें कितना दे रखा है 5.9 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 5.4 बोर मैग्नेटॉन दिया हुआ, इसका मतलब इट शुड बी टेट्राहेड्रल, क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए इन दिस शेप रेदर देन द स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, क्योंकि 5 अनपेयर्ड होंगे तभी इसका बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू कितना होगा आपका 5.9 होगा हाँ हाँ इन द d ऑर्बिटल, हाँ हाँ। ठीक है। एक बार इनको देख लीजिए। ओके। तो यस सर। निकल टेट्रा कार्बोनाइल 2 माइनस इज द पैरामैग्नेटिक, टेट्राक्लोराइड टेट्राक्लोरो निकेलेट कह लीजिए इज द पैरामैग्नेटिक, while nickel tetracarbonyl is the diamagnetic, both are the tetrahedral। why ये पैरामैग्नेटिक होते हैं ये डायमैग्नेटिक होते हैं, लेकिन दोनों तो आपके क्या है टेट्राहेड्रल है। इसका क्या आंसर होगा, तो ये भी बराबर क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो इनको याद रखेंगे। क्या कहेंगे, इन निकेल टेट्राकार्बोनाइल, निकेल हैज द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आपने जीरो लेते हैं ना निकेल में, और इसमें कितना होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनाइल लिगेंड द अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द निकेल पेयर अप, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, आपको पहले बताया गया था, ये पेयर अप कर देगा, बट Cl माइनस इज द वीक लिगेंड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा अनेबल टू पेयर अप फॉर द पैरामैग्नेटिक। तो बस यहाँ पे ये लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे क्या कि ये है आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। और ये जो Cl माइनस है आपके वीक लिगेंड होंगे, अनेबल टू पेयर अप, दैट्स व्हाई ये क्या होंगे आपके पैरामैग्नेटिक होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पे ये क्या करेगा पेयर अप करेगा, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। ओके सर। अब एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, ओवरऑल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इसके लिए मैंने निकालना है, ठीक है। गिवन दैट बीटा B4 ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज दिस,
ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हिंट दिया था कि यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका बीटा का स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1/βn होगा। ये मैंने आपको रिलेशन पहले बताया। ठीक है बेटा, हमने बताया था, क्या बताया था यहाँ पे, ये बीटा एन होता है आपका, है ना। तो क्योंकि डिसोसिएशन इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट 1/βn हो गया आपका, तो इसका वैल्यू हमें बीटा एन का वैल्यू क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसका 1/2.1 × 10⁻13 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे क्या, 1/b4 बीटा 4 इक्वल टू 1/2.1 × 10⁻13 विच विल बी इक्वल टू 4.7 × 10⁻⁻4। इस तरह से भी हमें ये कैलकुलेट करने के लिए आता है। इसका ये यूनिटलेस क्वांटिटी होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो एक सेकंड, ठीक है, तो बीटा के रेसिप्रोकल को डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेंगे। हाँ, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ना, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का उल्टा क्या है, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, और ये क्या होता था, बीटा B4 के लिए हमने क्या रिलेशन बताया था आपको, K1 इंटू K1 K2 K3 इंटू K3 इंटू K4, ये आपको ऑलरेडी पता है। बहुत सी जगह पे आपको क्या दे देगा, K1 K2 K3 का वैल्यू दे देगा, तब पूछेगा, तो उससे आपको पहले बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल स्टेबिलिटी yes, फिर उसका इन्वर्स करेंगे, रिवर्स कर देंगे। इस सिचुएशन को भी याद रखिए। ओके, यस सर। बताओ बेटा इसको,